अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त तीनों बड़ी पार्टियां आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। इमरान खान साहब भी जलसों से खिताब कर रहे हैं, बिलावल खुद पहुँचे हुए हैं और बड़े दबंग अंदाज में तकरीरें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भुट्टो साहब थे उनका विज़न था कश्मीर के हवाले से, और उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियादी कश्मीर के विज़न पर रखी थी कि 1000 साल तक भी अगर हमें जंग करनी पड़ी तो हम जंग करेंगे। मरियम नवाज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं और कह रही हैं कि मेरे अंदर कश्मीरी खून है और मैं कश्मीरियों के दुख दर्द को ज़्यादा बेहतर तरीके पर समझ सकती हूँ। पीटीआई इमरान खान ये कह रहे हैं कि बाकी पार्टियाँ मोदी के यार हैं और मोदी की आंखों में आंखें डाल के हम ही सही अंदाज में देख सकते हैं, कश्मीर का मसला हम ही सही अंदाज में हल करवा सकते हैं। तीनों पार्टियों में किसका मौक़िफ़ ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा? ट्रेडिशनली तो देखा जाए तो कश्मीर में उसी की हुकूमत बनती है जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो, लेकिन अगर जलसों की तादाद में देखा जाए लोगों को तो इस वक्त नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जलसों में भी बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। हम चल के बात करते हैं राना तनवीर हुसैन साहब से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है। उनसे बात करेंगे हम आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें नून लीग अपनी कैसी कैंपेन चला रही है, बाकी पार्टियाँ अपनी कैंपेन कैसी चला रही हैं, नून लीग के लोग क्या समझते हैं कि उनकी जो फतह है उसके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। पहले गवर्नमेंट उन्हीं की थी और उन्हीं की गवर्नमेंट से अब ये ट्रांसफ़र होना है, पावर किसके हाथ में जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 25 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से इस वक्त तीनों बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई मैदान में मौजूद हैं। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रऊफ साहब। सर ये फरमाइए कि ट्रेडिशनली तो हुकूमत उसी के हाथ में आती है जो मरकज़ में हुकूमत बना के रखता है, लेकिन आपकी पार्टी वहाँ पे हुकूमत में है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, तो उसका कोई एडवांटेज आपका ख्याल है कि मिलेगा आपकी पार्टी को? देखिए रऊफ साहब, आपकी बात तो ठीक है कि जो ट्रेडिशनली जो है आज़ाद कश्मीर और दूसरे इलाके जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है जी, वो हमेशा देखते हैं मरकज में गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन अब इधर मेरा पहली दफा ये हो रहा है कि पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में इन 3 सालों में वो भी एक लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, और वो सोचते हैं कि यार जिस तरह इन्होंने इधर काम किया पाकिस्तान में वो वहाँ पे क्या करेंगे। और दूसरी ये थी कि हमारी पिछले जो टेन्योर था वो PMLN का था, राजा फारूक हैदर साहब थे जी, मतलब वही परफॉर्म वेरी वेल। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी गवर्नेंस दी, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट कराया, और जो इश्यूज थे काफी हद तक आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कोई थोड़ी सी विजिबल चेंज थी डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल, हॉस्पिटल और लोगों को जो सहूलतें थी, सड़कें वगैरह भी बनी। तो मैं समझता हूँ लोगों की कंसिडरेशन अब थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा होती जा रही है, तो कोई अपसेट हो सकता है, वो जो एक ट्रेडिशन है उससे हटके भी फैसला आ सकता है। और पीटीआई तो बिल्कुल ही आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि वो उधर थी नहीं। अब पीपल्स पार्टी भी क्राउड उधर जलसों में है और हमारे भी आपने जलसे देखे वहाँ पे बड़ी काफी क्राउड है। तो ये आप कह नहीं सकते कि रिजल्ट किस तरह का आएगा 25 तारीख को, लेकिन वही होप के इंशाल्लाह PMLN दोबारा गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा ये बताइए कि कश्मीर में इलेक्शन का बहुत बड़ा दारोमदार इस पे होता है कि मकबूजा कश्मीर में पॉलिसीज़ पाकिस्तान की क्या बन रही हैं उसके हवाले से। अब तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मोदी का यार असल में कौन है, तो ये आप भी फरमा दीजिए मोदी का यार कौन है, किसके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है? नून लीग तो ये कह रही है कि इमरान खान मोदी का यार है, उसने बेच दिया कश्मीर को और 2 मिनट की खामोशी का कहा और इतनी लंबी खामोशी हो गई। कल मरियम ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, मतलब ये बातें की। बिलावल ने भी इस हवाले से बड़ी बात की और उसने कहा कि सिवाय हमारे आंखों में आंखें डाल के कोई नहीं देख सकता मोदी के। और पीटीआई तो आपको पता ही है, वो कहते हैं कि नून लीग जो है वो बुनियादी तौर पे उनकी दोस्ती है मोदी से। तो ये है किसकी दोस्ती असल में? देखिए मैं आपको बताऊं, एक जो फैक्ट्स होते हैं उसको तो नहीं छुपाया जा सकता। जब ये नेक्स्ट किया है इंडिया ने 370 आर्टिकल उन्होंने
उसको जब किया तो मैं समझा जो उनका आइन था, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपको जो पता होगा कि जिस जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, पहले ये कहते थे मोदी दोबारा जीता है, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब कहते थे अगर वो जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और बड़ी उनके लिए दुआएं करते थे, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, और फिर इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की कि बाहर हर रोज प्राइम मिनिस्टर के, हर जुमे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने हम खड़े होंगे इतनी देर के लिए, और वहां पे प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ वो सरीना के सामने जो घड़ी लगी है वो 700 कुछ दिन हो गए हैं, 702 या 3 दिन हो गए हैं वो, लेकिन इनकी जो वो थी कि बाहर हम खड़े होंगे, वो शायद एक जुबा भी नहीं चली और बात वही रोक गई। और फिर जो इन्होंने डिप्लोमेटिकली उस पे उस केस को अपने लेके चले, अपने केस को, जो मोदी आपने देखा वो जो कश्मीर में उसका जो उसने किया है जुल्म बर्बरियत, और जिस तरह की वहाँ पे शहादतें हुई हैं, या उन्होंने वो लोगों को सेटल कर रहे हैं हिंदुओं को, वो मेरा बड़ा जबरदस्त केस था ह्यूमन राइट्स के लेवल पे भी। और हमारे जो इशू है यूएन में रेजोल्यूशन थे, हम कहते थे कि ये कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, और वो नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि सही ये गवर्नमेंट हैंडल कर ही नहीं सकी, स्वाय बयानबाजी के छोटा मोटा बयान दे दिया। तो हमने तो कश्मीर की एक देखिए स्ट्रैटेजी थी जो मुशर्रफ के दौर पे भी आपको पता है, बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए वो कहते काफी करीब थे हम रिजॉल्व करने पे ये इशू, तो हम भी काफी लगे हुए थे और इंशाल्लाह हल के करीब भी था। तो अभी जो इमरान खान साहब है वो तो अल्फाज के बादशाह है, सारा दिन अल्फाज ही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को तो इतना बोलना ही नहीं चाहिए। कोई क्यों ना कहीं कोई ऐसी बात कह जाती है जो कंट्रोवर्सी या डैमेज करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे इंटरनल मामलात को भी। तो मैं नहीं समझता कि लोगों को पता नहीं है कि असल में कौन मोदी का यार है। तो ये कहने की बातें उससे नहीं होता, ये तो आप लोगों को हर चीज का पता है। देखिए ना, अब इन्होंने एक नैरेटिव किया करप्शन का, अब वो किधर गया सारा मामला? लोग कहते हैं यार ये क्या था, ये तो टारगेटेड या एक एंगुलर अकाउंटेबिलिटी थी, ये तो एक यक तरफा थी, क्रॉस द बोर्ड या फेयर तो थी नहीं। तो ये सारी चीजें रऊफ साहब आपके भी सामने है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आने दे, मेरा लोग सही फैसला करेंगे, लोगों को पता है क्या मामला है। अच्छा ये फरमाइए, कश्मीर पॉलिसी वैसे होनी क्या चाहिए? मतलब अभी देखिए ना, आपकी हुकूमत रही, उस ज़माने में फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन थे, लोग उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते थे कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तकरीरें हुई, नारेबाजी हुई। तो क्या जाए? मतलब नारेबाजी में तो ये कहा जा सकता है जी जंग करके ले लेंगे, लेकिन हकीकत तो ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि डिप्लोमेसी होगी। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब वो जमाना नहीं है कि जंग के जरिए कोई चीज हासिल की जा सके। तो मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके एक जमाने जब वो थे वाजपेयी साहब, वाजपेयी थे, वो जब लाहौर आए तो मैं खुद भी वो फोन पे जो था उनका डिनर, तो उसमें मैं था, तो उधर भी उन्होंने और मीनार पाकिस्तान में भी कश्मीर के इशू को उन्होंने डिस्कस किया, अपनी स्पीच में बात की, और उन्होंने कहा कि यहाँ ये इशू है, ये डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो ये पहली दफा था कि किसी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे उन्होंने ये माने कि ये हमारा एक मामला है, जो हमारे दरमियान एक मसला है, तो हम उसको आगे लेके बढ़ रहे थे। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये चीजें बहुत पीछे चली गई हैं, जंग से तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये तो वही फोरम है जो इंटरनेशनल फोरम है, या हमारे इंडिविजुअल जो डिप्लोमेसी है मुस्लिम मुल्कों के साथ रेलेवेंट जो पावरफुल लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन अफसोस के बातचीत तो ये करते ही नहीं है, ना किसी को बताते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक टैक्टफुल चीज होती है डिप्लोमेसी भी। तो अभी मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट फॉरेन फ्रंट पे और इंटरनल भी टोटली फेलियर है इनका, जो मैं देखा है मैंने, कि आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो
आपको मलेशिया, आपको टर्की, आपको सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे आपको उस पोजीशन में नहीं है। इवन चाइना कि जो जिस पोजीशन में वो हमारे साथ उनका होती थी एक रिलेशनशिप बड़ी डीप डाउन, वो अब उसको ज्यादा डिस्कस करे तो सामने तो चीजें आ जाती है। तो अब साहब आपको पता ही है जो पिछले 3 सालों में हुआ है, जब सऊदी अरेबिया के सवाल रिश्ता जो है वो किधर खड़े हैं, यूएई के साथ या वेदावेद इंडिया के साथ वो किस तरह वहाँ इंडिया की इंक्रेस हुई है, और इस तरह टर्की के साथ जो बहुत ही हमारे हर फोरम पे हमारे साथ खड़ा होता है, उस तरह मामला नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ चाइना जो है वो उसमें भी वो चीजें नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ तो खड़े तो है, लेकिन कश्मीर को इस तरह नहीं देखते जिस तरह पहले देखते थे वो। वैसे ये फरमाइए, मतलब अगर नून लीग की पॉलिसी देखी जाए तो डिप्लोमेसी की, उसमें क्या करेंगे? मतलब इन दोस्तों को जो हमारे हमसे नाराज़ हैं इनको मनाने के लिए क्या किया जाएगा? ओआईसी ने अभी कहा कि जी हम दरमियान में आने को तैयार हैं, कश्मीर और इंडिया के दरमियान अगर डिस्प्यूट उसको हल किया जा सकता है तो उसको क्या ज़्यादा मुतहरिक किया जाएगा? नून लीग अगर फ़र्ज़ किया आती है गवर्नमेंट में तो वो क्या करेगी, किस तरीके की डिप्लोमेसी अपनाएगी? इसलिए मैं समझता हूँ कि जब भी आपने देखा हमारे टर्न्योर रहे हैं उसमें जो हमारे तलकात हैं वो ज्यादा बड़े हैं, चाहे वो मलेशिया हो, टर्की हो, बहुत ही बल्कि बैन लोग हमारे साथ बड़े शामिल हुए, बेलारूस इवन, और जो रशिया है उसकी भी ओपनिंग हुई पिछले 5 साल के दौरान, क्योंकि मैं खुद भी उस पे मिलता चलता था उनके मिनिस्टर्स को और उस लेवल पे बात होती थी, और वहाँ पे ओपनिंग मिली, बेलारूस की ओपनिंग हमारे साथ हुई। तो ये चीजें सारी चाइना के साथ हमारा बहुत ज्यादा जो रिश्ता था और गहरा होता जाता था। एक तो कहते ना जी डीपर देन सी और हायर देन हिमालय, वो तो अब आयरन ब्रदर और मोर स्वीटर देन हनी, लाइक इस किस्म की भी चीजें चल रही थी। तो अभी आपने देखा है कि वो चीजें नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये क्रेडिबिलिटी होती है हर गवर्नमेंट की, उस शख्स की जो होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको भी लोग देखते हैं किस अंदाज में वो नजर से देखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का एक अपना रिस्पेक्ट थी, और उस पे मेरा ख्याल है तलका दोबारा रिवाइव हो सकते हैं जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि वो जब देखते हैं तो फिर इस अंदाज से देखते हैं कि कौन हुक्मरान है और किस तरह वो लेके चलता है मुल्क को। अभी तो मुल्क इस तरह ही है, बस अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये फरमाइए कि बिलावल ने कह दिया कि जी शेर बन के नहीं, शेर बन के आगे आना चाहिए, बिल्ली बन के नहीं। ये बिल्ली बन के क्या मतलब मिसाल इन्होंने दे दी? क्या डरने वाली बात है? नून लीग को डरावा किसी चीज़ का है? कोई घबरा रही है? क्या कह दिया मतलब? ये नहीं रमजा, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक वो सियासी एक आप तकरीर जो इलेक्शन, सियासी भी नहीं इलेक्शन की तकरीर, इलेक्शन की तकरीरें हैं वो चटखारे और उसमें इस किस्म की बातें करनी। पर बिलावल साहब को मैच्योर बात करनी चाहिए, इस तरह की बातें मेरा मुनासिब नहीं। और उनको पहले तो जिस चीज का वो इशारा करते हैं कि जी वो कहते माफी मांग लेंगे, तो माफी मांग लेंगे तो वो बड़ी भाई के साथ उन्होंने बात की थी, आपको भी याद होगा, गाबराज है, उसको पता नहीं किधर किधर ले जाते हैं, किधर रोड के बातें करते हैं। तो वैसे ये मुनासिब नहीं है। हाँ, उन्होंने तो कहा ना कि हुकूमत करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए कह रहे हैं हम घुटने भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेंगे। नहीं, हाँ देखो ना, ये उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई को कोई नेशनल जो इशू है वो एक उन्होंने सिंबॉलिक बात की, ऑफ रिस्पेक्ट मेरा हाल है। कामरान के इंटरव्यू अगर सुना हो, कामरान खान का, शहबाज साहब का जो दिया था उसने इंटरव्यू, मैंने भी सुना है, सारी दुनिया ने सुना है, तो मुझे भी समझ आती है कि वो क्यों इस किस्म की बात करते हैं। इस तरह वोट मिल जाएगी उसको, लोग बात चीजें पसंद भी नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो वैसे तो आपकी हलीफ है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम जो आज़ाद कश्मीर की है उसने पीटीआई की हमायत का ऐलान कर दिया, उसने तमाम अपने उम्मीदवार बिठा दिए उनके उम्मीदवारों के हक में। तो ये क्या हो गया? बस ये एक इशू है, मैं देखा मैंने कि और भी जगह पे इस तरह हुआ है कि किसी जगह पे उन्होंने पीपल्स पार्टी के हक में
या पीटीआई के हक में अपने उम्मीदवार ड्रॉ किए हैं ज़िमनी इलेक्शनों में, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद उनकी कोई लोकल जो लीडरशिप है वो फैसले करते हैं या उनको इख्तियार दिया हुआ है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता इसको। बहरहाल ये एक उस पॉलिसी के या सोच के खिलाफ है चीज जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान मौलाना साहब लेके चले हैं या जो रखते हैं वो सोच पीटीआई के मतलब या मौजूदा गवर्नमेंट के मतलब। लेकिन उनको मेरा अपनी वायलेंट एक्ट पे थोड़ा ठीक करना चाहिए अपना डिसिप्लिन। या मैं ठीक बात नहीं है, मैं आपको बताऊं ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा पॉलिटिकली। आपको वैसे नुकसान होगा इससे? जाहिर है जी, अगर वो पीएमएलएन को सपोर्ट करे तो वोट तो बढ़ेगा ना जी। जी, तो अभी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं वो, तो इसका वोट पीटीआई को जाएगा जो हल्के में कहा जाएगा। अगर वो उसको जो आप कहते हैं कि अगर विड्रॉ हुआ पीटीआई के हक में तो उनका वोट उधर चला जाएगा। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइए कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो वोटर है आपका आज़ाद कश्मीर में, उसको कि किस मैनिफेस्टो के ऊपर नून लीग काम कर रही है, उनके लिए क्या करेगी, पहले क्या कर रही थी, अब क्या करेगी? देखिए, पहले भी हमने आज़ाद कश्मीर में जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा काम किया है, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाए हैं, वहाँ पे सहूलतें दी हैं और उनको बेहतर माहौल दिया है। और दूसरी जो मकबूजा कश्मीर है उस पर भी आपको याद है, आपको भी पता होगा कि हमने बेहतर तरीके से हैंडल किया है और अल्लाह के फजल से उसको हम रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह जब इधर आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट आती है तो उधर तो जो इंटरनेशनल लेवल पे तो खैर फेडरल गवर्नमेंट नहीं करना है, जो करना है उस लेवल पे, लेकिन हम यकीनी तौर पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अपने जो कश्मीरी भाई है उधर हिंदुस्तान में और इधर अपनी बिल्कुल पहले की तरह खिदमत करें, बल्कि पहले ज्यादा करेंगे। फारूक हैदर साहब का तजर्बा है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त खिदमत की है और इंदा उससे भी ज्यादा करेंगे अल्लाह के फजल से। ये फरमाइए कि ये जो नारा है, मरियम ने कहा कि मेरे अंदर भी कश्मीरी खून है, नवाज शरीफ भी कश्मीरी हैं, इसका कोई असर होगा, फ़ायदा हासिल होगा इसका कुछ? ये बात होती तो है, एक जज्बाती सा लगाव तो होता है। आपको पता है एक क्या कहते हैं एक अट्रैक्शन या एक आपको पंजाबी का खिंच तो पैदी है ना जी, एक कुदरती है, एक सिलसिला चल रहा है। इस जब से ये दुनिया बनी है, ट्राइबल सिस्टम है, रिश्तेदारियां होती है और फिर लोग पहचाने जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है डेफिनेटली अच्छी बात किया उन्होंने कि भाई कश्मीरियों का दुख, कश्मीरियों का दर्द, कश्मीरियों के मसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है और हल कर सकता है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी। मेहरबानी दोस्त, थैंक यू वेरी मच जी। अभी चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी। ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर सनअत तो पैदावार खुसरो बख्तियार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों बुध के दिन, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑटो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है गवर्नमेंट, जिसके तहत 1000 सीसी से कम गाड़ियाँ उनकी कीमत में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। यानी यहाँ तक कहा जाता है कि गाड़ियों की कीमत 660 सीसी से जो 1000 सीसी तक है उसमें 1,05,000 से को 1,42,000 तक की कमी हो जाएगी। पिछले साल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने को 1,64,000 गाड़ियाँ बनाई, जो बहुत कम है। वो कहते हैं इसको बढ़ा के अगले साल 3 लाख तक ले जाया जाएगा। बाकी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी का इंदिया दिया गया है और ये कहा गया है, इशारा किया गया है कि ये गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जब पैदावार भी बढ़ेगी तो टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। गाड़ियों की इस कीमत के समरात आम आवाम तक कब पहुँचेंगे, कब से ये शुरू होगा, और क्या ये जो एक तब्दीली का नारा इस तरह से आया है कि हम चाहते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों के पास भी गाड़ियाँ हों, ये शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं मसूद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर ये फरमाइए, ये जो गाड़ियों की कीमतों में कमी का है, इसके साथ नारा तो ये है कि मोटरसाइकिल वाला भी गाड़ी पे आ जाएगा, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा?
देखिए, मौजूदा सूरत हाल की बेसिस पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया वो बहुत ही अच्छा लिया। उन्होंने स्मॉल कार्स में अपना सेल टैक्स रिड्यूस किया, एसीडी को रिड्यूस किया। इसका इम्पैक्ट, और आज आप देखिएगा आज के तारीख में मुख्तलिफ ओईएम्स ने जो एग्जिस्टिंग है, जो न्यू इंटर्न्स, उन्होंने प्राइसेस कम डाउन शुरू कर दी। प्राइसेस जो रेशियो कम हुआ है वो तकरीबन 60,000 से लेके तकरीबन लाख 1.5 लाख तक गया है, मुख्तलिफ किस्म की सीसी तक। सवाल पैदा ये होता है कि स्मॉल कार्स जो हैं, प्राइसेस अभी जो कम हुई है, क्या वो अफोर्डेबल हैं कि नहीं। उसमें दो सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये कि गवर्नमेंट ने अपना रोल जो प्ले करना था वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शंस में, एक नई सोच के साथ के स्मॉल एंटरप्राइजेस के लोगों को गाड़ियां फराहम की जाएं, ये उन्होंने जो कर सकती थी गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से इन हालात में वो बेस्ट स्टेप लिया। मगर जो प्राइसेस अभी भी हैं वो आई थिंक कि वो अभी भी इतनी अफोर्डेबल नहीं है जो कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए हम कहें कि वो ट्रांसफर करेगा मोटरसाइकिल से कार की तरफ, उसके लिए अभी भी चैलेंज है। उसको अगर मेरी एक सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस सूरत हाल में अगर वो ऐड ऑन कर ले, जो अपनी नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी आ रही है उसमें इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो गाड़ियां ली जाती हैं वो लीजिंग के थ्रू ली जाती है। तो लीजिंग का भी इंसेंटिव अगर मिल जाता है उनको 7% से रिड्यूस करके 5% और 5% से रिड्यूस कर लें थोड़ा, तो शायद ये हमारे मोटरसाइकिल वाले तब जाके स्विच ओवर कर पाएंगे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं, एक तो इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा लोगों को तकरीबन पैसे वाइज, और दूसरी बात ये है कि ऑन होता था जो है अभी भी शायद, और उसकी बुनियाद पे ये है कि गाड़ी जब आपने फ़ौरन डिलीवरी लेनी है तो आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इसके बारे में भी फरमाइए कि ये क्या कम होगा, फौरी गाड़ी अगर आप लेना चाहें कितने महीने के बाद आपको ऑर्डर के मिल पाएगी? नहीं, देखिए इस वक्त तो मेरे ख्याल से इस पॉलिसी बजट में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, ऑन को टारगेट किया है। ऑन में टारगेट ये किया है कि पहले था हमारा 2% प्लस स्काईबोर पेनल्टी थी ओईएम्स की जो अगर वो डिले करती है। तो एक तो गवर्नमेंट ने ये इनको बाउंड किया है कि 60 डेज के अंदर डिलीवरी हो, प्लस स्काईबोर जो इन्होंने किया 3+ स्काईबोर कर दिया है। तो इसमें यह कि आपकी अगर लेट डिलीवरी होगी तो वो ओईएम्स जो हैं, तमाम ओईएम्स वो पाबंद हैं कि वो एंड कस्टमर्स को वो पे करें, एक बात। दूसरी बात अब आती है कि जो ऑन के लिए लोग बेसिकली आपको पता है इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं जो साइलेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं नजर नहीं आते। वो इन्वेस्टर्स को के लिए अब चैलेंज होगा कि वो इस तरह की गाड़ी को बुक करें, रजिस्ट्रेशंस के वक्त उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले पीरियड में ये आपको ऑन कल्चर या जो साइलेंट इन्वेस्टर्स है इस इंडस्ट्री से रिमूव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये फरमाइए कि गाड़ियां जो हमारे पास आती हैं 3 बड़ी कंपनियों की इजारादारी है, कि इसको तोड़ने का भी कोई तरीक़ेकार सोचा गया? नहीं, मैं समझता हूँ आज तो आपके पास 3 से ज्यादा ओईएम एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ। कोरियन ब्रांड्स भी आ गए हैं, चाइनीज ब्रांड्स भी आ गए हैं। गवर्नमेंट टारगेट करी है यूरोपियन ब्रांड्स को भी पाकिस्तान लाने के लिए अट्रैक्टिव पॉलिसीज की बेसिस पे। तो ये जो एंड कंज्यूमर है उसके पास चॉइसेस ज्यादा हैं कि वो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स लेना चाहता है तो डिफरेंट ओईएम्स के डिफरेंट ब्रांड्स की उसके पास ऑप्शन ज्यादा है। ये पहले नहीं था, ये शायद ये एंड कस्टमर को एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जो चाइनीज़ गाड़ियां या जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी वो छोटे कंज्यूमर के लिए नहीं है, वो बड़े कंज्यूमर के लिए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां महंगी महंगी जो आप बात कर रहे हैं मिडिल क्लास तबके की, उस तक अभी रसाई के लिए मेरे ख्याल में उसको वही 2-3, और ख़ासतौर पर छोटी गाड़ी अगर 660 सीसी में आ जाए तो सिर्फ एक ही है ब्रांड जिसको वो ले सकते हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं है। नहीं, इस वक्त जो रऊफ भाई 2 बड़े नए लोग आए हैं। एक तो है आपकी कोरियन ब्रांड जो कि आपको स्मॉल कार में एक सेगमेंट मिल गया है जो जिसका नाम पिकांटो है। दूसरा यूनाइटेड वाले हैं जिन्होंने अपनी 800 सीसी और 1000 सीसी की गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई हुई है। तो ये 2 सेगमेंट्स आपको ऑप्शन मार्केट में मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जब आज इन्होंने जो बजट पॉलिसी दी है और जो नई पॉलिसी देने वाले हैं उसमें यकीनन नए प्लेयर्स के लिए एक अच्छा सेगमेंट है कि वो स्मॉल कार्स इंट्रोड्यूस कराएं पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो वैरायटी और ऑप्शंस लोगों को मिलें। ये आने वाले कल में ये मजीद ऐड ऑन होगा। अच्छा, अब ये फरमाइए ज़रा थोड़ी सी कारों के अंदर की उसकी बात कर लेते हैं। जो छोटी सस्ती गाड़ी है उसके अंदर भी क्या वही फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो इंटरनेशनल ब्रांड में गाड़ियों में मिलती है? मतलब एयर बैग्स हों,
ABS ब्रेक्स हों, इस तरह की चीज़ें हों, या वो बिल्कुल आम सा उसको करके वो बेच दिया जाएगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ आज की जो एंड कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके पास अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसी सूरत हाल में जो कंपनी भी इन फीचर्स को रिमूव करेगी, मैं समझता हूँ उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो मार्केट में अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि इस तरह के फीचर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते अपने नए आने वाले मॉडल्स में। उसका होना अशद जरूरत होगी और एंड कस्टमर तभी एक्सेप्ट करेगा जब ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फीचर उसके अंदर मौजूद होंगे, और आने वाले लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि ये सारे फीचर्स के साथ पाकिस्तान में गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हवाले से बताइए, इलेक्ट्रिक कारों के हवाले से काफ़ी सहूलियात देने की बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी जो ज़्यादा चल रही होंगी, और गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसके बारे में मतलब एक श्योर करना चाह रही है, मेक श्योर करना चाह रही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां हो। तो उसके बारे में भी बताइए। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ग्लोबली देखें तो एक ट्रेंड है कि हमें सस्टेनेबिलिटी के साथ एनवायरनमेंट चाहिए। उस एनवायरनमेंट के बेसिस में आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ये मार्केट क्रिएट हो रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो मार्केट शेयर है वो 4% है। इट्स नॉट अ बिग वॉल्यूम। तो पाकिस्तान जैसा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हम गाड़ी को लॉन्च कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर उसके लिए जरूरत होगी आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो इलेक्ट्रिकल चार्जर्स यूनिट्स की, उसके होम अलायंसेस की, तो ये चीजों को डेवलप करने में हमेशा टाइम लगेगा। और जो ब्रेक थ्रू गवर्नमेंट अगर ले सकती है तो वो मैं समझता हूं कि वो 2 व्हीलर और जो हमारी हाई बसेस हैं उसकी में अगर हम गवर्नमेंट इस पे फोकस ज्यादा करे तो वो ज्यादा तेजी के साथ इन दो सेक्टर को ग्रो कर सकती है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। हम प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब जरा थोड़ा सा मोटर बाइक के बारे में भी बताइए। मोटर बाइक के हवाले से भी ये कहा गया है कि 30 लाख मोटर बाइक्स तैयार करने का इरादा है अगले साल में। अभी शायद 26 लाख के करीब है जो पिछले साल में हुई हैं। इसके बारे में भी कोई पॉलिसी में है? इलेक्ट्रिक बाइक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवा दी है। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी जगह जगह चार्ज करने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिक बाइक्स को इंट्रोड्यूस करवा के क्या फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। देखें जो बेसिकली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उसके लिए चैलेंज होगा, मगर आपकी जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स होती हैं उसमें जो चार्जिंग यूनिट्स हैं उसमें बड़ी डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये मौजूद है कि आप अपना इलेक्ट्रिकल चार्जर यूनिट्स हर जगह लगा लें। दूसरा, मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज के लिए जो अट्रैक्टिव है वो ये रहता है कि स्यूएबल बैटरी हम ले लेते हैं कि एक स्टेशन में गए, वहां से हमने सिर्फ बैटरी इमीडिएटली रिमूव की और अपनी मोटरसाइकिल में लगा दी और आगे चल पड़े अपने सफर की तरफ। तो ये जो ऑप्शंस है ये बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शंस होगा, और ये जो हमारे इंपोर्टर्स हैं या जो इस बैटरी यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, ये इस तरह का ऑप्शंस अगर, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट दुनिया में ये ऑप्शंस मौजूद है कि स्यूएबल बैटरीज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा, इसके लिए हमारे लिए मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्शन होगी। दूसरी चीज है कि इसके जो चार्जिंग यूनिट्स हैं वो एज कंपेयर टू व्हीकल्स, जो ट्रक्स एंड बसेस और कार के लिए, वो उसके मुकाबले में मोटरसाइकिल का चार्जर यूनिट इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा और इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता है, तो वो यूजेबल है आपके जो डेवलप सिटीज हैं उसके अंदर। ये फरमाइए कि टोकन जो है, टोकन टैक्स, उसमें भी कमी का कोई बात की गई है, और क्या गाड़ियों की कीमत में इससे कमी ज़्यादा भी देख सकते हैं आप, या अभी आपका ख्याल है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और उसके हवाले से ये हो सकता है कि कीमत में किसी और तरह से इजाफा हो जाए? देखें, एक तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कर लेता हूं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो गवर्नमेंट ने अट्रैक्शंस दी है वो रजिस्ट्रेशन पे दी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो बड़ी रिड्यूस कर दी है, तो ये तो अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं डॉलर्स, देखें जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती आपकी डॉलर्स पे, तो क्योंकि आपके यहाँ जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो
कंपोनेंट्स हैं वो मेजोरिटी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली आपकी प्राइस पे इंपैक्ट आएगा आने वाले दिनों में। अगर ये स्टेबल पिछले 1-1.5 महीने से जो हम देख रहे थे, बड़ा इन्होंने स्टेबल किया हुआ था डॉलर को, अगर ये स्टेबल रहता है तो इसका इंपैक्ट फिर आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये इंपैक्ट आपको दिसंबर तक नजर आएगा। और सूरत में गाड़ी महंगी होने का डर है क्योंकि आप डिपेंडेबल हैं। देखिए, हमें एक गवर्नमेंट को एक तो इनिशिएटिव इन्होंने बड़ा अच्छा ले लिया जो इस वक्त सिनेरियो में, दूसरा आने वाली जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में हमें एक चीज को बहुत मद्देनजर रखना होगा, वो होगा आपका बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान में हम किसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करें, उसको प्लांट्स लगे। क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल्स में अगर मैं प्लास्टिक के रेजिन ले लूं या शीट मेटल के ले लूं, ये प्लांट्स अभी हमारे यहाँ नहीं मौजूद है और ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस का इस सेक्टर में हम देखते हैं कि जंप्स आती हैं। ये दो एरियाज हैं जिस तरह से गवर्नमेंट ने न्यू एंट्रेंट्स के लिए पॉलिसी बनाई, लोगों को इनवाइट किया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरफ एक बात कह रही है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपना रॉ मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, ताकि आप कंपिटिटिव हो वर्ल्ड वाइड। सिर्फ आप रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जब प्रोड्यूस करेंगे, लोकल इंडस्ट्रीज में कंपिटिटिव होंगे, बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपिटिटिव होंगे, ताकि आप पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, ये फरमाइए कि सेकेंड हैंड गाड़ियों के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सी गाड़ी ऐसी है जो 2 साल चली मंगवाई जाती है, जिसका यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वालों को एतराज़ भी होता है। उसके हवाले से भी कोई बात हुई है या कोई है, या वही पॉलिसी अभी पुरानी है कि जो शख्स बाहर रहता है वो गाड़ी भिजवा सकता है यहाँ पे? देखिए, उसमें तो 2 अट्रैक्शंस गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक जो रोशन पाकिस्तान स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उस रोशन पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वो बाहर से गाड़ी लेने के बजाय पाकिस्तान से अगर में रहते हुए जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स या वैरायटीज मौजूद है उसमें लेंगे तो उनकी अट्रैक्शंस होंगी। उस अट्रैक्शन से उनको कॉस्ट ऑफ जो परचेजिंग है वो काफी रिड्यूस है। उसमें रोशन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करने वाला है उसमें इंटरेस्ट रेट भी उनके लिए ओवरसीज के लिए कम कर देगा। तो ओवरसीज को जो इंपोर्ट करेगा गाड़ी, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूं आने वाले कल में वो रोशन पाकिस्तान के थ्रू अगर वो गाड़ी बुक कराएगा पाकिस्तान में, उसका एडवांटेज है, उसको मिलेगा। दूसरा ये एडवांटेज होगा कि अगर वो इसका हिस्सा बनेगा तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज अनफॉर्चुनेटली हम बहुत तेजी के साथ बाहर भेज देते हैं, और इस वक्त जो मुल्क के लिए चैलेंजेस हैं वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है। तो ओवरसीज का जो इंटरेस्ट उन्होंने रोशन पाकिस्तान में दिखाया है, अगर वो यही इस तरह रोशन पाकिस्तान की कार स्कीम में भी दिखाएगी तो मैं समझता हूँ वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए, बहुत से मॉडल ऐसे हैं जो इस वक्त सेकेंड हैंड गाड़ियों में, जैसे 19 का मॉडल हो गया या 20 का मॉडल हो गया, वो नई गाड़ियों से ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। उसकी कोई ख़ास वजह है क्या? अभी तक वहाँ पे पॉलिसी का इतलाक़ नहीं हुआ, या ये है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट एंड सी की उसमें है? नहीं, देखें, यूज गाड़ी का जो तक कॉन्सेप्ट था वो गवर्नमेंट ने उसको डिस्करेज किया है। वो किसी भी तरीके से इस सिनेरियो में वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। हम अगर उसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हाथ से जाएगा। दूसरा, आपके लिए पहले 3 OEMs मौजूद थे पाकिस्तान में, तो हम कहते थे यार 3 OEMs मौजूद हैं, इसमें जो है हमारे पास वैरायटीज नहीं है। मगर इस वक्त तो आपके पास कोरियंस भी आ गए हैं, चाइनीज भी आ गए हैं, यूरोपियंस पाइपलाइन पे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर गवर्नमेंट यूज कार की तरफ सोचेगी तो न्यू जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो न्यू प्लेयर्स पाकिस्तान में आना क्या सोच रहे हैं, वो शायद फिर ना आ पाए। और ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी कि हम यूरोपियन ब्रांड्स को भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब होंगे, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान इंडस्ट्रीज के लिए कि पाकिस्तान में यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की भी व्हीकल्स पाकिस्तान में ऑन रोड्स हों। ये जो कोई मार्केट में जाता है ख़रीदने के लिए आम गाड़ी, मतलब फ़र्ज़ किया किसी भी ब्रांड की है, जो नई लेने जाता है, उसके तो कीमत में हमने कह दिया कमी हो गई, तो अगर सेकेंड हैंड लेने जा रहे हैं 1-2 साल चली हुई, तो क्या उसकी कीमत के ऊपर भी फौरी